हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां दुनिया के विकास का इंजन बनेगा अपना भारत। ब्रिक्स बिजनेस फोरम में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हां, कहा भारत दुनिया की तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनेगा विश्व का ग्रोथ इंजन। जी हां दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बताएंगे दक्षिण अफ्रीका में बन रहा हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने प्रस्तुत किया गया 3D मॉडल। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां भारत आने वाले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। साथ ही सीमा हैदर ने पीएम मोदी और सीएम योगी समेत इन नेताओं को भेजी राखी। क्या मिलेगा भारत की नागरिकता का तोहफा? दोस्तों, सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेना का और भारत के संप्रभुता का दिल से समर्थन करते थे। वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां दुनिया के विकास का इंजन बनेगा भारत। ब्रिक्स बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे बड़ा बयान। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका आए हैं। यहां उन्होंने जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में अपना संबोधन दिया। पीएम मोदी ने भारत की उपलब्धियों ब्रिक्स सम्मेलन में गिनाया। पीएम ने भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम पर लोगों का ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र है। इसके अलावा देश में 100 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न मौजूद है। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले सालों में भारत दुनिया की वृद्धि का इंजन बनेगा। दक्षिण अफ्रीका की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मंगलवार को यहां पहुंचे पीएम मोदी का दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पाउल माशातीले ने वाटर क्लूफ एयर फोर्स बेस पर स्वागत किया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि कुछ देर पहले जोहानिसबर्ग पहुंचा। अगले कुछ दिन में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान वैश्विक नेताओं के साथ बातचीत और बैठकों को लेकर आशान्वित हूँ। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दें कि आर्य समाज के दक्षिण अफ्रीका के अध्यक्ष आरती नानक चंद शानंद और भारतीय समुदाय के एक सदस्य ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राखी बांधी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हमारे लिए भाई तुल्य होने से ज्यादा पिता तुल्य हैं। मुझे लगता है कि यहाँ उनकी मौजूदगी हमें महसूस कराती है कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम यानी कि एक धरती एक परिवार के रूप में देखते हैं। वेदों से मिली सीख से वो दक्षिण अफ्रीका में बड़ा बदलाव लाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें कि मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात पर अभी भी संशय बना हुआ है। जी हां, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक को लेकर संशय बना हुआ है। दोनों नेताओं की मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के द्विपक्षीय बैठकों के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इन बैठकों के लिए और ये बैठक सफलता पूर्वक हो पाए, भारत झंडा गाड़ पाए, इसके लिए दोस्तों पीएम मोदी जी को ऑल द बेस्ट आप लोग जरूर कहिएगा कमेंट में। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर भारत का दौरा करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। G20 बैठक में लेंगे हिस्सा। जी हां दोस्तों, राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने मंगलवार को एक ब्रीफिंग में बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 20 देशों के समूह के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 7 से 10 सितंबर तक भारत का दौरा करेंगे। बता दें कि भारत इस समय G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। इसी क्रम में भारत की मेजबानी में सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें कई देशों के प्रमुख हिस्सा लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति बाइडेन 7 से 10 सितंबर तक भारत का दौरा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां दक्षिण अफ्रीका में बन रहा है हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने प्रस्तुत किया गया 3D मॉडल। बता दें, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हिंदुओं का सबसे बड़े स्वामी नारायण मंदिर का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर निर्माणाधीन मंदिर की 3D तस्वीरें देखी उन्होंने, यानी कि प्रिटोरिया हिंदू सेवा समाज के कार्यकर्ताओं और स्वामी नारायण संस्थान की स्थानीय इकाई सहित भारतीय समुदायों के सदस्य ने भी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री मोदी जी की अगवानी की। अगली खबर की बात करें, जहां पर S-400 मिसाइल को लेकर सबसे बड़ी खबर, संकट में फंसी भारत और रशिया के बीच हथियारों की डील पेमेंट न होने पाने के कारण मंडरा रहा बहुत बड़ा खतरा। क्या खतरा? बता दें, रशिया के साथ भारत का रक्षा सौदा अधर में लटक सकता है। इसमें S-400 सबसे प्रमुख है। यूक्रेन युद्ध के कारण पहले इसकी डिलीवरी में देरी हो चुकी है और अभी तक इसको लेकर कोई स्पष्टता सामने नहीं आई है। इस देरी के पीछे सबसे बड़ा कारण भुगतान से जुड़ा संकट है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्तमान में $3 अरब का भुगतान रुका हुआ है और केंद्रीय बैंक इसे हल करने के लिए काम कर रहे हैं। 2018 में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से जुड़ी डील $5.4
3.43 अरब डॉलर में हुई थी। भारत ने रशिया से 5 रेजिमेंटों को लिया था, जिनमें से 3 की डिलीवरी हो चुकी है, लेकिन अन्य 2 में लगातार देरी हो रही है। हालांकि दोनों पक्ष रुपया रूबल व्यवस्था के जरिए भुगतान की कोशिश में लगे हैं, लेकिन भारी व्यापार असंतुलन और रशिया के पास ज्यादा भारतीय रुपया हो जाने से यह संकट हल नहीं हो पा रहा है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कहा कि भुगतान में जब स्पष्टता हो जाएगी तभी संशोधित डिलीवरी के शेड्यूल पर काम किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, छोटे छोटे पेमेंट अभी भी रुपया और रूबल के जरिए हो रहा है, लेकिन अब सभी बड़े पेमेंट होल्ड पर है। रिपोर्ट के मुताबिक भुगतान रुकने के बावजूद कुछ डिलीवरी की गई है, लेकिन अब आगे का रास्ता निकालना ही होगा। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तानी ने किया है सबसे बड़ा दावा कि उसकी सीमा में ड्रग्स की तस्करी के आरोप में 6 भारतीय गिरफ्तार किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने यह बड़ा दावा किया है, और ये दावा कैसा किया होगा आप सभी जानते होंगे। आपको बता दें, पाकिस्तानी रेंजर्स ने नशीले पदार्थ, हथियार और गोला बारूद की तस्करी की कोशिश करने के आरोप में 6 भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान की सेना ने मंगलवार यानी 22 अगस्त को इस बात की जानकारी दी। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 29 जुलाई से 3 अगस्त के बीच हुई है। सेना की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस मीडिया के सामने दावा किया है कि भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात पाकिस्तानी रेंजर्स सैनिकों ने 29 जुलाई से 3 अगस्त तक पाकिस्तानी क्षेत्र के अंदर आए 6 भारतीय नागरिकों को पकड़ा है। हालांकि पाकिस्तानी सेना के इस दावे पर भारतीय अधिकारियों की ओर से अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से पाकिस्तानी सेना ये दावा कर रही है, अगर आप भी मानते हैं कि वाकई में ये पक्का झूठ होगा, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अब ये पता है कि भारत लगातार तरक्की कर रहा है और यही सबसे बड़ा एजेंडा हो सकता है भारत को पूरी दुनिया के सामने उसकी इमेज को गिराने का। तो दोस्तों आप भी अपनी राय अवश्य रखिएगा, और तस्करियों को पकड़ना भारत का काम है, न कि पाकिस्तानियों का, जो पाकिस्तान ऐसे इल्जाम और झूठे मूठे दावे कर रहा है। दोस्तों इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता की इस बात पर और उसके पाकिस्तान के इस दावे पर क्या राय है। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां टीटीपी के हमले में मारे गए 6 पाकिस्तानी सैनिक। जी हां दोस्तों, अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के आतंकवादियों ने मंगलवार को सुरक्षा बलों के एक काफिले पर बड़ा हमला कर दिया, जिसमें कम से कम 6 पाकिस्तानी सैनिक और 4 आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तानी सेना ने यह बड़ी जानकारी दी है। सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR ने बताया कि यह हमला अफगानिस्तान की सीमा से लगे दक्षिणी वजीरिस्तान के असमान मांजा इलाके में उस समय हुआ, जब टीटीपी के हथियार बंदों एक काफिले पर गोलीबारी की, जिसमें 6 सैनिकों की मौत हो गई। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों, जहां पर चांद पर सफल लैंडिंग के लिए कछुए की चाल चलेगा चंद्रयान 3, रूस की गलती से लिया सबसे बड़ा सबक। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर अभी की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बताने वाले हैं। बता दें कि चंद्रयान 3 आज यानी कि 23 अगस्त 2023 की शाम को 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच चांद पर कदम रखेगा। लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव के पास होगी। इसरो ने जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताया है वो मैनिजेंस क्रेटर की ओर इशारा करता है, इसीलिए शायद उसके आसपास ही लैंडिंग हो। पहले जो चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था, अब वो लैंडिंग कछुए की गति से भी कम स्पीड में करेगा। औसत कछुए 4 से 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से तैरते हैं, 1 से 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जमीन पर चलते हैं। कछुए के नए बच्चे तो 30 घंटे में 40 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हैं। मादा कछुए अपने बच्चों या नर कछुओं से ज्यादा स्पीड में तैरती या चलती है, ताकि वो अपने बच्चों को शिकारियों से बचा सके। खैर, चंद्रयान 3 की लैंडिंग 1 से 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से होगी। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं रशिया का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट खरगोश की तरह जल्दी पहुंचने के चक्कर में रेस हार गया, दक्षिणी ध्रुव पर जाकर क्रैश हो गया। रूसी स्पेस एजेंसी के प्रमुख का कहना है कि लूना 25 तय गति से करीब 1.5 गुना ज्यादा गति से आगे बढ़ गया। फिक्स ऑर्बिट की तुलना में ओवरशूट कर गया, इसीलिए जाकर चांद की सतह पर क्रैश कर गया। तो वहीं इसरो का चंद्रयान 3 अपनी 42 दिन की यात्रा धीमे धीमे कर रहा था, ग्रेविटी का फायदा उठा रहा था। अब ऐसे में दोस्तों जो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खबर वो यही है कि लूना से भारत ने लिया है सीख और अब कछुए की चाल की तरह चलाएगा चंद्रयान 3 को अपना भारत का इसरो। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि चंद्रयान 3 की सफलता के लिए देश भर में दुआओं का दौर जारी, मंदिरों में पूजा, लखनऊ में पढ़ी गई नमाज। बता दें चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर उतरने में अब 24 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है। इसी बीच देश भर में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए दुआओं का दौर जारी है। कहीं मंदिरों में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए आरती की जा रही है, तो कहीं नमाज अदा की जा रही है। सोशल मीडिया से लेकर घरों तक चंद्रयान 3 को लेकर देश भर में उत्सुकता का माहौल है। स्कूल से लेकर कॉलेजों में अवेयरनेस के
कार्यक्रम में आयोजित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया और बधाई संदेश भेज रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कहीं महादेव मंदिर की तो कहीं वैष्णो देवी माता के गुफाओं में जाकर के दोस्तों ये पूजा अर्चना की जा रही है कि चंद्रयान 3 की सफलता पूर्वक लैंडिंग हो सके। बहरहाल आप लोग भी दोस्तों चंद्रयान 3 की सफलता पूर्वक लैंडिंग के लिए दुआएं जरूर मांगिएगा, विनती जरूर करिएगा और कमेंट में ऑल द बेस्ट इंडिया जरूर कह दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों इतना ही नहीं, भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले फवाद चौधरी का अचानक कैसे हो गया हृदय परिवर्तन। चंद्रयान 3 का मजाक उड़ाने के बाद अचानक कहने लगा कि चंद्रयान की लैंडिंग पाकिस्तान में लाइव दिखाई जाए। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए। पाकिस्तान धर्म के नाम पर बट करके भारत से अलग हो गया और उसने कट्टरपंथ का रास्ता पकड़ा, तो वहीं भारत विज्ञान टेक्नोलॉजी और शिक्षा के रास्ते पर चल निकला। इसका असर अब 75 वर्षों बाद दिखाई दिया। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी भारत से पहले शुरू हुई थी, लेकिन आज वो दूर दूर तक इसरो के करीब भी नहीं है। भारत चांद और मंगल तक पहुंच गया है। भारत के स्पेस प्रोग्राम की कामयाबी ऐसी है कि पहले उसका मजाक बनाने वाले लोग अब उसकी तारीफें कर रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व आईटी मंत्री फवाद हुसैन चौधरी ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसको देखकर आप भी कहेंगे कि वाकई में उनका हृदय परिवर्तन हो गया। जी हाँ, फवाद हुसैन चौधरी ने एक ट्वीट में चंद्रयान 3 की लैंडिंग का पाकिस्तान में लाइव प्रसारण करने को कहा। उन्होंने ट्वीट किया कि पाकिस्तानी मीडिया को आज शाम 6:15 पर चंद्रयान की चंद्रमा लैंडिंग को लाइव दिखाना चाहिए। मानव जाति के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है। विशेष रूप से भारत के लोगों, वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष समुदाय के लिए बहुत बहुत बधाई। यानी कि दोस्तों कभी मजाक उड़ाने वाले फवाद चौधरी आज अचानक ऐसी बातें कर रहे हैं। कैसे लगे दोस्तों, क्या इसके पीछे भी कोई बड़ी चाल है या वाकई में फवाद चौधरी का हृदय परिवर्तन हुआ है? देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है। और दोस्तों आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी को राखी बांधने आएगी उनकी ये पाकिस्तानी बहन। बोली कि मैंने खुद तैयार किया रक्षा सूत्र। जी हाँ दोस्तों, सीमाओं पर तनाव के बावजूद इन दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा सचिन व अंजू नसरुल्लाह के प्यार के किस्से खूब चर्चा में हैं। इस बीच रक्षा बंधन के मौके पर दोनों देशों के मध्य प्यार देखने को मिलेगा। पाकिस्तान की महिला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस साल खुद राखी बांधने आ रही है। पीएम मोदी की मुंह बोली बहन कमर मोहसिन शेख इस बार खुद की बनाई राखी बांधने के लिए दिल्ली आ रही है। पत्रकारों से बात कर मोहसिन शेख ने कहा कि इस बार मैंने अपने भाई मोदी जी के लिए रक्षा सूत्र यानी राखी खुद बनाई है। मैंने उन्हें कृषि पर आधारित एक किताब भी उपहार में दूंगी क्योंकि उन्हें पढ़ने का शौक है। उन्होंने आगे कहा कि 2-3 साल तक मैं कोविड के कारण राखी बांधने नहीं जा सकी, लेकिन इस बार मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगी और राखी बांधूंगी। इस दौरान मोहसिन ने अपने और प्रधानमंत्री मोदी के बीच होने वाली कुछ मजाकिया बातों का भी जिक्र किया। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको जब राखी की बात ही आ रही है तो बता दें कि सीमा हैदर ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सीएम योगी जी समेत इन नेताओं को भेजी राखी। क्या मिल जाएगी भारत की नागरिकता का तोहफा? सीमा हैदर को बता दें, देश में सावन का महीना चल रहा है और रक्षाबंधन का त्योहार करीब आ रहा है। सावन के महीने को सबसे पवित्र महीना माना जाता है। सावन में भगवान भोलेनाथ जी की पूजा की जाती है और इस महीने में ऐसा माना जाता है कि जो भी मांगो भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। सावन के महीने के अंत में रक्षाबंधन का त्योहार भी आता है। बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, भाई अपने बहन को रक्षा का वचन देता है। इस बीच पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को राखी भेजी है। सीमा हैदर भारत आकर पूरी तरह हिंदू रीति रिवाजों में रची बसी नजर आ रही है। इससे पहले सीमा हैदर ने नाग पंचमी और हरियाली तीज मनाई थी। दरअसल सीमा हैदर भारत आने के बाद से लगातार विवादों में घिरी हुई है। उस पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी संबंध का आरोप लगा है। खुफिया एजेंसियों की जांच चल रही है, उसके खिलाफ कोर्ट में मामला चल रहा है। इन तमाम प्रकरण के बीच सीमा हैदर लगातार भारत की नागरिकता देने की मांग करती दिखाई दे रही है। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत अन्य नेताओं से वे गुहार लगा चुकी हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उसने पत्र भी भेजा है। अब वो राखी भेजकर भाई से रक्षा करने की उम्मीद जताती दिखाई दे रही है। ऐसे में दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या सीमा हैदर को भारत की नागरिकता का तोहफा मिल पाएगा? दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां G20 को लेकर बड़ी खबर, खुफिया एजेंसी के सुरक्षा ऑडिट में पास हुए 32 होटल 360 डिग्री डिफेंस में ठहरेंगे ताकतवर मुल्कों के प्रमुख। जी हां दोस्तों, नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को आयोजित होने वाले 18वें G20 सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर है। इस सम्मेलन में 19 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरकार के प्रमुख भाग लेंगे। इसके अलावा यूरोपीय संघ भी इस सम्मेलन में शिरकत करेगा। साथ ही 9 देशों के प्रमुख बतौर अतिथि देश G20 की बैठक में हिस्सा लेंगे। विदेशी मेहमानों को ठहराने के लिए खुफिया एजेंसी आईबी ने दिल्ली और एनसीआर के अनेक होटलों का सिक्योरिटी ऑडिट किया है। सुरक्षा के हर एंगल को ध्यान में रखते हुए
32 होटलों का नाम सूची में शामिल किया गया है। कई होटलों की छतों पर हेलीकॉप्टर खड़ा करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक ताकतवर मुल्कों के प्रमुखों को नई दिल्ली स्थित 12 होटलों की 360 डिग्री डिफेंस में ठहराया जाएगा। सिक्योरिटी ऑडिट में दिल्ली के 23 और एनसीआर के 9 होटल पास हुए हैं। एनसीआर में शामिल अधिकांश होटल गुरुग्राम में स्थित है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर दुनिया से भीख मांगने वाले पाकिस्तान की एयरलाइंस भी हुई कंगाल। पेट्रोल के पैसे नहीं, पीआईए ने 11 प्लेन कर दिए खड़े। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के बुरे दिन खत्म नहीं हो रहे हैं। जो ताजा जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी पीआईए ने 3 बोइंग 777 समेत 11 एयरक्राफ्ट को खड़ा कर दिया है। अखबार द डॉन के मुताबिक अनियंत्रित डॉलर की कीमतें और महंगे होते पेट्रोलियम उत्पादों की वजह से राष्ट्रीय एयरलाइंस गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही है। ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की खबरें आ रही हैं। इस साल मई में भी पीआईए के सीईओ अमीर हयात ने कहा था कि एयरलाइंस को 112 अरबों रुपए का नुकसान इस साल होने वाला है। उन्होंने बताया था कि पीआईए इस समय 742 अरब रुपए के कर्ज में डूबी हुई है। जी हां दोस्तों, सूत्रों के अनुसार एयरलाइंस करीब 30 विमानों का संचालन करती है। पिछले 3 सालों से इसे कैश की कमी के कारण स्पेयर पार्ट्स खरीदने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से 11 विमानों को खड़ा करने का फैसला किया गया है। इससे पहले बोइंग 777 विमानों में से 2 को साल 2020 में और 1 को साल 2021 में जमीन पर बैठा दिया गया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ जहां पर भारत की आर्थिक तरक्की और मजबूत सेना से घबराने लगा है चाइना। आखिर क्यों ऐसा सोचते हैं विशेषज्ञ, आपको बता दें दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में सबकी नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली मुलाकात पर टिकी हुई हैं। विदेश नीति के जानकारों की माने तो चाइना को यह बात समझनी होगी कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है, वहीं उसके उदय और तरक्की पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। ब्रिक्स के बाद G20 एक बहुत बड़ा सम्मेलन है जिसकी मेजबानी इस बार भारत कर रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब G20 सम्मेलन के लिए आएंगे तो भी उनकी मुलाकात पीएम मोदी से ही होगी, चाहे वो वर्चुअली ही क्यों ना हो। जानकारों की माने तो दोनों नेताओं के बीच होने वाली बैठकें व्यावहारिक और कूटनीतिक शिष्टाचार से रहित होंगी क्योंकि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर टकराव जारी है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ जहां खालिस्तान पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी साजिश डिकोड 5 देशों में भारत के खिलाफ तैयार हो रहा है ये प्लान। जी हां, भारत के खिलाफ विदेशी धरती से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल खालिस्तानी संगठनों को आईएसआई का साथ मिल गया है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से मिली जानकारी से यह खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान ने दुनिया के 5 देशों में स्थित अपने दूतावासों में आईएसआई के एजेंटों को तैनात किया है, जिन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो खालिस्तानी संगठनों को मदद करके उन्हें भारत के खिलाफ मजबूत करे। सूत्रों के मुताबिक कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और अमेरिका में स्थित पाकिस्तानी दूतावासों में तैनात आईएसआई के एजेंट इन देशों में सक्रिय खालिस्तानी संगठनों से लगातार संपर्क में है। जी हाँ, देखा जाए तो पाकिस्तान में कई खालिस्तान समर्थित आतंकवादियों के जरिए भारत में पाकिस्तान की तरफ से लगातार हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है। इसके साथ ही खालिस्तान समर्थकों के जरिए भारत के खिलाफ कई देशों में हुए हालिया प्रदर्शन के पीछे भी आईएसआई का हाथ माना जा रहा है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ जहां क्या अफ्रीका में है वैगनर का बॉस, ब्रिक्स सम्मेलन से पहले क्यों आया प्रिगोजिन का वीडियो। बता दें दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन में अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के पहुंचने के बीच पुतिन के भी मौजूद होने की सुगबुगाहट थी, मगर रशिया के राष्ट्रपति इस सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं। इसी बीच रूसी नेता येवगेनी प्रिगोजिन ने सोमवार को वैगनर समूह में भर्ती के लिए वीडियो जारी किया। रूस में रक्षा अधिकारियों के खिलाफ अल्पकालिक विद्रोह करने के बाद पहली बार प्रिगोजिन सामने आया है। रूसी सोशल मीडिया चैनलों पर यह जानकारी दी गई। प्रिगोजिन जून में रशिया में विद्रोह के बाद सुर्खियों में आया था। उसके अल्पकालिक विद्रोह ने 23 साल से रशिया में शासन कर रहे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया था। जी हाँ, एक और खबर की बात करते हैं जहां पर रजनीकांत ने क्यों छुए थे सीएम योगी आदित्यनाथ जी के पैर। कांग्रेसी नेता उदित राज ने किया बड़ा दावा। दरअसल सुपरस्टार रजनीकांत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पैर छूने को लेकर भले ही सफाई दे दी है, लेकिन इस पर अभी भी राजनीतिक बयानबाजी थमती नजर नहीं आ रही। कांग्रेसी नेता उदित राज ने सीएम योगी के पैर छूने को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। समाचार एजेंसी एएनआई के ने जब पैर छूने को लेकर उदित राज से सवाल किया तो कांग्रेसी नेता ने कहा कि बहस है कि भविष्य में योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है, वरना रजनीकांत ने यह शिष्टाचार यानी पैर छूना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो नहीं दिखाया। वे योगी जी में भविष्य के प्रधानमंत्री की झलक देख रहे हैं, ऐसी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। अब ऐसे में दोस्तों आलोचना करने वाले इन नेताओं को आप क्या जवाब देना चाहेंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या पैर छूना भी अब राजनीति में शामिल हो चुका है? आपको जो भी लगता है बताइएगा जरूर। जो दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ जी के इन बातों का, इन चीजों का और रजनीकांत के पैर छूने का विरोध करें, उसको लेकर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर।
अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर यूपी कैबिनेट के बहुत बड़े फैसले, 25 लाख युवाओं को मिलेंगे स्मार्टफोन। कैबिनेट ने दी 3600 करोड़ की मंजूरी। बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को हाईटेक बनाने के लिए 25 लाख स्मार्टफोन मुफ्त में देगी। इन स्मार्टफोन की खरीद पर 3600 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसका मंत्रिमंडल ने अनुमोदन कर दिया है। ये योजना 5 वर्ष के लिए लागू है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत यानी सरकार युवाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन दे रही है। ये स्मार्टफोन स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास के अलावा विभिन्न शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभार्थी युवाओं को दिया जाएगा, ताकि वे अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। ऐसे में कितने भाई बहन हैं जो उत्तर प्रदेश के, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां दिल्ली में 3 दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल और सरकारी दफ्तर। G20 के बीच केजरीवाल सरकार ने जारी किया आदेश। बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन तारीखों पर MCD कार्यालयों सहित सभी स्कूल, सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। और यहाँ